नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के अहम सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों से वैश्विक सहयोग एवं बहुध्रुवीय विश्व में अहम भूमिका निभाने का किया आह्वान। कहा, ग्लोबल साउथ की अपेक्षाओं को पूरा कर मिसाल बने ब्रिक्स। ब्रिक्स देश आतंकवाद के खिलाफ आए एक साथ, घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की कड़ी निंदा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आतंकवाद की सुविधा अनुसार निंदा मानवता के साथ विश्वासघात। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को करेगा सुनवाई। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर। बाढ़ और बारिश की त्रासदी झेल रहे हिमाचल में आज मौसम साफ, लेकिन अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में भी फिर सक्रिय हुआ मॉनसून। और अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से आज तड़के 8,605 श्रद्धालुओं का छठा जत्था रवाना। अब तक 70,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब 10 जुलाई को सुनवाई करेगा। दरअसल ये बड़ी खबर इस समय आ रही है, जहां चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। आज वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायण ने जस्टिस सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा और जल्द सुनवाई की मांग की। इस पर बेंच ने गुरुवार को सुनवाई की अब बात कही है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की अर्जी की कॉपी चुनाव आयोग को देने को कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में अब 10 जुलाई को सुनवाई होनी है। हमारे संवाददाता इस समय विकास सारथी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, इस ताजा अपडेट की बात करें तो कितनी याचिकाएं दायर की गई हैं और याचिकाओं में क्या दलील दी गई है? देखिए, इसमें मुख्य याचिका जो दायर की गई थी वो एडीआर, जो एक एनजीओ है, चुनाव सुधार से जुड़े मामलों को पहले भी उठाता रहा है, उसकी ओर से की गई थी। उसके बाद हालांकि कई राजनीतिक दलों और जो व्यक्तिगत तौर पर कुछ नेताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो इसमें लगातार नंबर बढ़ रहा है पिटीशंस का। और आज इस मामले को जब मेंशन किया गया तो ये सभी लोग जो याचिकाकर्ता की तरफ से हैं, उन वकीलों ने इस मामले को उठाया और जल्दी सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया है कि 10 जुलाई को वो इस मामले को सुनेगा। ये यहाँ पर जो मुख्य तौर पर बात कही गई है पिटीशन में, वो ये कही गई है कि जो पूरा एक तरीके से जिम्मेदारी है, ओनस है, वो वोटर के ऊपर डाल दिया गया है कि वो साबित करे कि वो उस इलाके का निवासी है या नहीं है। और ये जो पूरी नई प्रक्रिया शुरू की गई है, इसके चलते लाखों वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। इस तरह के आरोप या आशंकाएं इस याचिकाओं में लगाई गई हैं। हालांकि आप चुनाव आयोग का जो 10 तारीख की सुनवाई तक हमें उम्मीद है कि एक कुछ न कुछ चुनाव आयोग की तरफ से भी अपनी बात यहाँ रखी जाएगी उस दिन। हालांकि विस्तार से जवाब देने के लिए उन्हें आगे भी मौका मिलेगा और तो तब स्थिति और स्पष्ट होगी कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें तथ्य कितने हैं और इसमें अफवाहें कितनी हैं। ये सारी बातें आयोग के जवाब पर निर्भर करेंगी। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट अब तैयार जरूर हो गया है 10 तारीख को इस मामले पर सुनवाई के लिए, और तभी चुनाव आयोग अपनी स्थिति को और बेहतर तरीके से कोर्ट में रखेगा कि आखिर इस प्रक्रिया में जो बातें कही जा रही हैं उनमें कितना तथ्य है और कितना ये राजनीति से प्रेरित आरोप। इससे पहले हमने देखा था विकास के सुप्रीम कोर्ट का 1995 का फैसला है, जिसके बाद चुनाव आयोग में इस तरीके से अब पुनरीक्षण का काम चल रहा है कई अलग अलग राज्यों में, जिसके खिलाफ विपक्ष भी इस समय हम देख रहे हैं कि हमला बोल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में आज जब जज के सामने दलीलें दी गई हैं और अब सुनवाई 10 जुलाई को होनी है, ये पूरा मामला अब किस ओर लेता हुआ नजर आ रहा है रुख? देखिए, यही बात है कि अभी जब आप किसी राज्य में चुनाव देख रहे हैं पिछले कुछ समय में, तो वोटर लिस्ट को लेकर के ही वहां पर जो भी पार्टी हार रही है वो आरोप लगा रही है, विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं। और जो ये चुनाव आयोग का जो वोटर लिस्ट की अपडेशन का प्रोग्राम है, ये लगातार चलता रहता है। और खासतौर से जब विधानसभा चुनाव होने वाले होते हैं तो इसमें और तेजी लाई जाती है। हाल ही में कुछ राज्यों में चुनाव को लेकर के विपक्ष ने फर्जी वोटर लिस्ट की बातें कही और ये कहा कि जो वोटर्स का जो संख्या थी वो इलाके में अचानक से बढ़ गई। तो इसमें चुनाव आयोग अगर इस पूरी प्रक्रिया को जो शुरू कर रहा है कि वोटर लिस्ट को संशोधित किया जा सके, अगर कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में
नाम उसका दर्ज है और वो उस इलाके में नहीं है, तो इसको अपडेट किए जाने की जरूरत है। और यही वजह है कि ये पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग की तरफ से शुरू की गई है। और अभी हमने देखा कि हाल ही में ये बिहार में खासतौर से जितने भी समाचार पत्र हैं, उनमें चुनाव आयोग की तरफ से बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए हैं कि पूरी प्रक्रिया आप किस तरह से फॉलो कर सकते हैं और अपना नाम जुड़वा सकते हैं या हटवा सकते हैं अगर आप वहां पर नहीं रहते, यानी आप संशोधन करवा सकते हैं। बावजूद इसके अलावा एक बात जो दस्तावेजों को लेकर के कही जा रही है, उसमें भी ये विकल्प दिया गया है कि अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है तो भी आप बीएलओ के पास आवेदन दे सकते हैं। ये सारी बातें अभी पब्लिक डोमेन में हैं। याचिकाओं में जो आरोप लगाए गए हैं उस पर चुनाव आयोग एक बार फिर इन बातों को दोहरा सकता है कि पूरी प्रक्रिया में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं ताकि किसी भी जेन्युइन वोटर का नाम लिस्ट से ना कटे। अब 10 जुलाई को जब सुनवाई होगी तब चुनाव आयोग की तरफ से भी और स्पष्ट तौर पर बताया जा सकता है कि इन सारी याचिकाओं में जो बातें कही गई हैं उनमें कितनी सच्चाई है और कितना ये एक अफवाह फैलाई जा रही है या एक आशंका पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इन सारी बातों पर बहस हो सकती है। अब आगे किस तरीके से मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा विकास, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में एसआईआर भी कराया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, तो क्या इससे मतदाताओं पर भी जो एसआईआर में भाग ले रहे हैं उस पर भी कोई असर पड़ सकता है? देखिए, इसमें अगर आप चुनाव आयोग की तरफ से जो अधिसूचना है उसको देखें तो उसमें दस्तावेजों की बात कही गई है, लेकिन कहीं पर भी ये बात नहीं कही गई है कि अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एज ए वोटर और आपका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा। उसमें वहां पर भी विकल्प मौजूद है कि आप के पास अगर कोई भी दस्तावेज नहीं है तब भी आप बीएलओ से संपर्क करके एक अलग से फॉर्म दिया गया है उनको कि वो फॉर्म भर सकते हैं। अब 10 जुलाई को जो सुनवाई होगी तो प्रारंभिक तौर पर जो आरोप रखे जाएंगे याचिकाकर्ताओं की तरफ से उस पर चुनाव आयोग कुछ स्पष्टता दे सकता है या फिर चुनाव आयोग कहेगा कि वो विस्तार से जो बिंदुवार जो आरोप लगाए गए हैं, जो बातें कही गई हैं, उनका जवाब देगा एक तय समय सीमा में, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया जो खासतौर से जो वोटर लिस्ट अपडेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो इसीलिए कम समय में सुनवाई होगी और कोर्ट को बहुत जरूरी लगेगा कि दखल देने की जरूरत है तभी कोर्ट अंतरिम आदेश देगा, वरना एक बार जब प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है तो उसमें आमतौर पर अदालतें तब तक दखल नहीं देती जब तक वहां पर स्पष्ट तौर पर किसी के अधिकार का, खासतौर से वोटर के राइट का वायलेशन कोर्ट को ना दिखे। ठीक विकास, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, उस पर अब सभी की नजर आएगी। आगे बढ़ते, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर का काम मतदाताओं के सक्रिय सहयोग से सुचारू रूप से चल रहा है। एसआईआर के पहले चरण में गणना फॉर्म छपवाकर लोगों तक पहुंचाए गए हैं। अब तक यह काम लगभग पूरा हो चुका है और अधिकांश मतदाताओं को फॉर्म भी मिल चुके हैं। यह काम 24 जून 2025 को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार हो रहा है, जिनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। 1 अगस्त 2025 को जो मसौदा मतदाता सूची जारी होगी उसमें उन्हीं लोगों के नाम होंगे जिनके फॉर्म समय पर जमा हुए हैं। मतदाता अपने दस्तावेज 25 जुलाई 2025 तक कभी भी जमा कर सकते हैं। अगर किसी का दस्तावेज अधूरा है तो मसौदा सूची जारी होने के बाद दावा और आपत्ति की प्रक्रिया में उसे पूरा करने का मौका मिलेगा। अब तक लगभग 1.69 करोड़ फॉर्म जमा हो चुके हैं, जो 24 जून 2025 तक नामांकित कुल 7.90 करोड़ मतदाताओं का 21.46% है। पिछले 24 घंटे में 65.32 लाख फॉर्म जमा हुए हैं। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख में अभी 18 दिन बाकी हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बिना दस्तावेजों के भी गणना फॉर्म जमा किए जा सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किन मुख्य बातों का जिक्र किया है। ओहो, सुन देखो इधर, ये छतरी भी है। सुनो, ये हमारे लिए कुछ ज्यादा महंगा नहीं है, अभी से बिगाड़ना शुरू। हम बिगाड़ेंगे, तुम बनो क्या? खरूस। अच्छा, एक मिनट। क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके पापा ने प्लानिंग कर रखी है। अच्छा, उन्होंने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है इसके लिए। बढ़िया है। आप आइए, बैठिए, लेके चलते हैं इसमें। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मेरी पसंद। मेरी पसंद।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों से वैश्विक सहयोग और बहुध्रुवीय विश्व में अहम भूमिका निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि ग्लोबल साउथ की अपेक्षाओं को पूरा कर ब्रिक्स देश मिसाल बने। पीएम मोदी ने बहुपक्षवाद, आर्थिक वित्तीय मामलों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मजबूत करना सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि तेजी से बहुध्रुवीय हो रहे विश्व में ब्रिक्स मंच को कैसे अधिक प्रभावी बनाया जाए, इस बात पर चर्चा हो। पीएम ने इसके लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। पीएम ने कहा कि सुधारित बहुपक्षवाद की मांग करते हुए विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए हमारी प्रणालियों में सुधार अहम है। ब्रिक्स देशों के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग का जिक्र करते हुए पीएम ने दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और स्वस्थ क्रेडिट रेटिंग बनाए रखने को कहा। पीएम ने ब्रिक्स विज्ञान और अनुसंधान रिपोजिटरी की स्थापना का सुझाव दिया, जिससे ग्लोबल साउथ के देश लाभान्वित हो सके। प्रधानमंत्री ने क्रिटिकल मिनरल और तकनीक में अधिक सहयोग पर जोर दिया। साथ ही सुनिश्चित करने को कहा कि कोई देश इन संसाधनों का दुरुपयोग ना कर सके। तो प्रधानमंत्री के संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई, जहां प्रणालियों में सुधार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम बताया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और स्वस्थ क्रेडिट रेटिंग पर बल भी दिया गया। इसके साथ ब्रिक्स विज्ञान और अनुसंधान रिपोजिटरी की स्थापना का सुझाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दिया। एआई की जिम्मेदारी यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जिम्मेदारी भरे प्रयोग पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जोर दिया। ब्रिक्स मंच को कैसे अधिक प्रभावी बनाया जाए, इस पर बल दिया गया। He added that BRICS could play an important role in shaping a multipolar world. In this context, he also gave few suggestions in terms of considering setting up a science and research repository in the BRICS groups by the Global South countries to focus on supply chains of the critical minerals, both secured and make it resilient, and the BRICS group to work on responsible AI. ब्राजील के रियो डी जेनेरो में जारी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन सदस्य देशों ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए इस साल अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की। ब्रिक्स समिट में पहले दिन की कार्यवाही के बाद अपनाए गए रियो डी जेनेरो घोषणा पत्र में किसी भी आतंकी कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए उसे आपराधिक और अनुचित बताया गया, चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी हो, जब भी, जहां भी और जिसके द्वारा भी किया गया हो। रियो घोषणा पत्र के पैराग्राफ 34 में लिखा है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पैराग्राफ 34 में क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि हम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए। हम आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और सुरक्षित ठिकानों सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि हम दोहराते हैं कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और आतंकवादी गतिविधियों और उनके समर्थन में शामिल सभी लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और प्रासंगिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता सुनिश्चित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मानकों को अस्वीकार करने का आग्रह करते हैं। हम आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता सुनिश्चित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मापदंडों को अस्वीकार करने का आह्वान करते हैं। हम ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप और इसके 5 उप समूहों की गतिविधियों का स्वागत करते हैं, जो ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म रणनीति, ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म कार्य योजना और CTWG स्थिति पत्र पर आधारित है। हम संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के शीघ्र अंतिम रूप और अपनाने का आह्वान करते हैं। और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा लेखा विभाग के नियंत्रक सम्मेलन 2025 को संबोधित कर रहे हैं। सामने आ रहे चैलेंजेस, उनके सॉल्यूशन और अपॉर्चुनिटीज पर तो बात करूंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं भारत के संदर्भ में अकाउंट्स के इतिहास
की बातें भी आपसे कुछ करना चाहता हूं। आप सब अकाउंट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है, आपका अधिकांश काम स्प्रेडशीट्स या एक्सेल पर होता रहेगा, होगा, मैं ऐसा मानता हूं। अब तो कई सारी और नई टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते ही हैं, जो कहीं ना कहीं आपके काम को आसान बनाती ही होंगी। लेकिन मैं आपकी यादों को थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। वैसे आपकी यादों को मुझे पीछे ले नहीं जाना चाहिए, लेकिन यह गुस्ताखी मैं पीछे ले जाने की कर रहा हूं। हमारे यहाँ अकाउंट्स को आमतौर पर बही खाता कहा जाता है, बोलचाल की भाषा में बही खाता कहते हैं। और आप में से जिन लोगों के परिवार में किसी ने कभी बिजनेस वगैरह किया होगा तो वह और अच्छी तरीके से इसे जानते होंगे। अगर किसी का बिजनेस से लेना देना नहीं रहा होगा, तब भी हम सब ने देखा है कि व्यापारियों के पास धागे से बंधी एक लाल रंग की डायरी होती थी और उसमें सारा हिसाब किताब लिखा रहता था, और कितने रुपये का माल आया, कितने रुपये का माल बेचा गया, किसने कितना बाकी लगाया और किसको कितना देना है, यह सारी चीजें उस लाल रंग की डायरी में लिखी रहती थी। और आपने देखा होगा कि प्राय पिक्चर वगैरह जो देखते होंगे तो उसमें कभी इस प्रकार की डायरी रखने वाली की जो फोटोग्राफ आती है, कभी बिल्कुल नीचे देखता हुआ और चश्मे आंख ऊपर की तरफ। और एक चीज पर आपने ध्यान दिया होगा कि दिवाली जैसे अवसरों पर जब हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उस समय उस लाल डायरी की भी पूजा की जाती थी। और आज भी कुछ लोग लाल डायरी रखते हैं, भले ही कंप्यूटर का जमाना आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन लाल डायरी की एक अहमियत है, वो शुभ माना जाता है। यह अपने आप में कितनी बड़ी बात है। हमारे लिए अकाउंट्स सिर्फ कर्म ही नहीं है, बल्कि वो हमारे धर्म का हिस्सा है। इसलिए मैं आप सबसे यह बात कहना चाहूंगा, आप जब अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो इसे सिर्फ एक काम की तरह मत देखिए, बल्कि एक विरासत के रूप में इसे देखिए। अकाउंट्स भारत का स्वदेशी फ्रेमवर्क है, यह स्वदेशी है, आज से नहीं है, हजारों हजार वर्षों से है। अकाउंट्स भारत के डीएनए में है। साथियों, चूंकि यह एक कंट्रोलर कॉन्फ्रेंस है और पूरे देश से डिफेंस अकाउंट्स के कंट्रोलर्स यहाँ एक साथ उपस्थित हैं, इसलिए मैं आपसे इनोवेशन और चेंज मैनेजमेंट पर भी थोड़ी बात यहाँ करना चाहूँगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म लाने के दो तरीके प्रायः बताए जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कई ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटर्नल रिपोर्ट के माध्यम से इस कार्य को करते हैं, जिसमें कई बार कंसल्टेंसी फर्म्स की भी इसमें मदद ली जाती है। कई बार कुछ रिटायर्ड सीनियर ऑफिशियल्स को यह जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है। और एक अच्छी बात, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय रक्षा लेखा विभाग के नियंत्रक सम्मेलन 2025 को नई दिल्ली में संबोधित कर रहे हैं, जहां उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा अकाउंट्स भारत के डीएनए में है, और साथ ही उन्होंने कहा कि इनोवेशन और चेंज मैनेजमेंट पर इस वक्त में बात करना और इस पर काम करना जरूरी होना चाहिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC, ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक शांति और सुरक्षा को साझा हेतु और भविष्य की बुनियाद बताया है। ब्रिक्स सम्मेलन के शांति, सुरक्षा और ग्लोबल गवर्नेंस सत्र में आतंकवाद को मानवता के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में ही मानवता का विकास संभव है।
प्रधानमंत्री ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को अमानवीय और कायरतापूर्ण करार दिया। साथ ही कहा कि हमला भारत की आत्मा, अस्मिता और गरिमा पर सीधा प्रहार था। आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, केवल सुविधा नहीं। अगर पहले ये देखेंगे कि हमला किस देश में हुआ, किसके विरुद्ध हुआ, तो ये मानवता के खिलाफ विश्वासघात होगा। उन्होंने कहा कि निजी या राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को मूक सम्मति देना, आतंक या आतंकियों का साथ देना किसी भी अवस्था में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अगले वर्ष भारत की अध्यक्षता में होने वाले ब्रिक्स समिट के लिए भी सदस्य देशों को आमंत्रित किया। Honorable Prime Minister addressed the session on the global governance and peace and security, where he reaffirmed India's commitment to enhancing the voice of the global South. The global organizations of the 20th century lacked the capacity to deal with the challenges of the 21st century. And therefore, he underscored the importance of reforming the multilateral organizations. He called for a multipolar and inclusive world order and stated that the global governance institutions, particularly the UN Security Council, the IMF, the World Bank, and the WTO, must undergo urgent reform to reflect the contemporary realities and times. रियो डी जेनेरो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने एक ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि वैश्विक दक्षिण अब एक अधिक समावेशी, सतत और न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था के लिए एकजुट है। शिखर सम्मेलन की थीम वैश्विक दक्षिण सहयोग को अधिक समावेशी और सतत शासन हेतु मजबूत बनाना है, जिसके तहत नेताओं ने पारस्परिक सम्मान, संप्रभु समानता, लोकतंत्र, समावेशिता और सहमति जैसे मूल सिद्धांतों को दोहराया। घोषणा पत्र में 3 प्रमुख पहलों की घोषणा की गई, जिसमें जलवायु वित्त पर ब्रिक्स नेताओं की फ्रेमवर्क घोषणा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक शासन का संयुक्त वक्तव्य और सामाजिक रूप से निर्धारित बीमारियों के उन्मूलन के लिए साझेदारी शामिल है। ब्रिक्स देशों ने संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक शासन प्रणालियों में तत्काल सुधार की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समकालीन वास्तविकताओं के अनुरूप ढालना आवश्यक है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों से उभरते और विकासशील देशों की अधिक भागीदारी की जरूरत को रेखांकित किया। घोषणा पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ब्रिक्स देशों की व्यापक भूमिका की वकालत की गई, जिनमें यूएन सुरक्षा परिषद जैसे निकायों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाया जाना भी शामिल है। साथ ही नेताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र में वरिष्ठ पदों पर किसी एक देश या समूह का एकाधिकार नहीं होना चाहिए और महिलाओं और विकासशील देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। घोषणा पत्र में वैश्विक संघर्षों, सैन्य खर्चों में वृद्धि और भू राजनीतिक ध्रुवीकरण पर गहरी चिंता जताई गई। नेताओं ने कहा कि विकासशील देशों को सतत विकास के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है और सैन्य बजटों में बढ़ोतरी उनके लिए बाधा बन रही है। उन्होंने सुरक्षा को जलवायु परिवर्तन एजेंडे से जोड़ने के प्रयासों पर भी चिंता जताई। ब्रिक्स नेताओं ने पेरिस समझौते और UNFCCC के उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रति पूर्ण समर्थन जताया। भारत का वर्ष 2028 में COP33 की मेजबानी की उम्मीदवारी का स्वागत किया गया। ब्रिक्स ने दोहराया कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में बहुपक्षीय प्रयास आवश्यक है और सभी देशों को समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के आधार पर कार्य करना चाहिए। घोषणा पत्र में स्ट्रैटेजी फॉर ब्रिक्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप 2025 का स्वागत किया गया, जिसने क्षेत्रीय विकास, व्यापार, निवेश और सहयोग के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान किया। इसमें विशेष रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता पर बल दिया गया। समावेशी सामाजिक विकास की दिशा में संकल्प लिया गया। नेताओं ने महिलाओं, दिव्यांगजन, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, प्रवासियों और शहरों में रहने वालों के अधिकारों और अवसरों को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा को समानता और पारस्परिक सम्मान के सिद्धांतों के तहत वैश्विक सहयोग की प्राथमिकता बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो डी जेनेरो में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। पीएम ने मलेशिया को भारत के लिए अहम बताते हुए महासागर विजन और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में उसका प्रमुख स्थान बताया। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। पीएम ने कहा कि आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचे जैसे भविष्य के क्षेत्र ऐसे हैं जहां द्विपक्षीय संबंध मजबूती से बढ़ रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच इस बात पर भी चर्चा हुई कि दोनों देशों के बीच निवेश और व्यापार संबंधों को कैसे और मजबूत बनाया जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कानेल से भी मुलाकात की। रियो डी जेनेरो में हुई इस बैठक में अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम ने आने वाले समय में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में बहुत विस्तार की संभावना जताई। पीएम ने कहा कि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे क्षेत्र भी समान रूप से आशाजनक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्यूबा में आयुर्वेद की बढ़ती स्वीकार्यता निश्चित रूप से एक बड़ी बात है। दोनों नेताओं ने आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। खबर मॉनसून से जुड़ी हुई। दिल्ली एनसीआर में इस हफ्ते के पहले दिन की शुरुआत बारिश के साथ हुई है। झमाझम बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है, लेकिन कुछ इलाकों में जल भराव से परेशानी भी हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, नोएडा जैसे शहरों में रविवार रात से ही बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो सोमवार की सुबह तक जारी है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश के कारण वाहनों की गति धीमी हो गई है। आईएसबीटी कश्मीरी गेट इलाके में जाम लगा रहा। कुछ जगह जल भराव की स्थिति भी देखी गई। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। आगे भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और अगले 2 दिनों में दिल्ली में गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहां भी कई इलाकों में कल से बारिश जारी है। मुरादाबाद में भारी बारिश के चलते कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। मौसम विभाग ने अगले 5 से 6 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं तो महाराष्ट्र में आने वाले 2 दिन तक अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इस महीने की 11 जुलाई तक उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में भी 10 जुलाई तक अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 7 दिन के दौरान कोंकण और गोवा और गुजरात क्षेत्र में भी अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। खबर अब हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश में अब तक 23 फ्लैश फ्लड, 19 क्लाउड बर्स्ट और 16 भूस्खलन की घटनाएं दर्ज हुई हैं। आईएमडी ने आज के लिए भारी बारिश, तूफान और बिजली की आशंका जताई थी। हालांकि फिलहाल आसमान साफ नजर आ रहा है। भूस्खलन और बादल फटने से हुए नुकसान से लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित हुआ है। राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है। प्रशासन सड़कों को बहाल करने, राहत सामग्री पहुंचाने और दूर दराज के इलाकों में फंसे हुए लोगों को तक पहुंचने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। मौसम विभाग ने 8 और 9 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट और 10 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 11 जुलाई के बाद मानसून कमजोर पड़ने की संभावना जताई है। राज्य सरकार के मुताबिक मानसून की शुरुआत के बाद से हिमाचल प्रदेश में करीब 72 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एसडीएमए के अनुसार इनमें से 50 मौतें भूस्खलन, अचानक बाढ़ और बादल फटने जैसी बारिश से जुड़ी घटनाओं के कारण हुई हैं, जबकि 28 मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हुई हैं। मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। मंडी में 17 मौत, उसके बाद कांगड़ा में 11 मौत दर्ज हुई हैं। कुल्लू, चंबा और शिमला में भी गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। कैजुअलिटीज के अलावा हिमाचल प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। इस प्राकृतिक आपदा से राज्य की फसलों, घरों, गौशालाओं की क्षति के साथ हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हानि हुई है। मंडी में कुल 181 सड़कें बाधित हुई हैं। सिराज, करसोग, थलोट और धर्मपुर जिलों में भी भारी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में 6 दिन बाद जंजैहली से 63 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया है। करसोग से जंजैहली वाया शंकर देहरा सड़क के बहाल होते ही इन पर्यटकों को निकाला गया। प्राकृतिक आपदा के कारण पर्यटक जंजैहली में फंस गए थे। उन्होंने निजी होटलों में शरण ले रखी थी। सुरक्षित निकाले जाने के बाद पर्यटकों ने प्रशासन का आभार जताया है। शिमला से इस समय हमारे संवाददाता कुलदीप फेरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप का रुख करेंगे। कुलदीप, आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी हिमाचल का पूरा मौसम है, हालांकि आज आसमान साफ नजर आ रहा है, लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन आसान नहीं रहने वाले हैं। इसके अलावा जिस तरीके से नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई भी करी जा रही है और राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो अभी किस तरीके से एक तरफ राहत बचाव का अभियान जारी है और दूसरी तरफ मौसम विभाग क्या कह रहा है?
जी भावना, राहत और बचाव अभियान लगातार प्रभावित क्षेत्रों में जारी है। मंडी जिले के तमाम उपमंडलों में, चाहे वो करसोग है या फिर धर्मपुर हो या फिर सराज घाटी के जो जंजैहली और थुनाग क्षेत्र है, वहां पर जो है प्रशासन बीते 6 दिनों से लगातार युद्ध स्तर पर जो है व्यवस्था की बहाली में जुटा हुआ था। इस बीच आज ही जैसे करसोग और शंकरदेरा मार्ग को जो है बहाल किया गया, तो उसी कारण से 63 जो पर्यटक जंजैहली घाटी में बीते 6 दिनों से फंसे हुए थे, उन्हें निकालने में कामयाबी हासिल हुई है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने बीते कल और आज के लिए राज्य के 4 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जताया था, उसके बावजूद हालांकि बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में एक बार फिर से संशोधन करते हुए राज्य के 8 से 10 जिलों के लिए आज के दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अगर देखा जाए तो इसका एक व्यापक प्रभाव जो है राहत एवं बचाव कार्यों पर पड़ा है, क्योंकि बीते 6 दिनों के दौरान जिस तरह से रुक रुक कर बारिश का क्रम जारी था, जिसके चलते जितने भी आपदा मोचन बल के जो टीमें थी, जो दल थे, वो स्थानों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, प्रभावित क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन अब इस बीच आज मौसम के खिलने से राहत कार्यों में जरूर तेजी लाई जा रही है। भावना, इसके अलावा अगर प्रभावित क्षेत्रों की बात करें कुलदीप, तो कौन कौन से वो प्रभावित क्षेत्र हैं जिन पर इस समय राहत अभियान कार्य चल रहा है? जी भावना, तमाम जो प्रभावित क्षेत्र हैं वो सबसे ज्यादा मंडी जिले में है। मंडी जिले में करसोग, धर्मपुर, बक्सियाड़ और इस तरह से सराज घाटी और थुनाग के जंजैहली साथ लगते जो क्षेत्र हैं, ये सभी इलाकों में लगभग 1200 से 1500 तो प्रशासन की जो विभाग हैं, प्रशासन की जो टीमें हैं, उतने कर्मचारी वहां पर बहाली में लगे हुए हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें, उनके जो विभिन्न दल है, इन सभी स्थानों पर मौके पर मौजूद है और सड़क बहाली से लेकर के लोगों तक जो राहत सामग्री है उनको पहुंचाने के कार्य किए जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो शनिवार रात को मंडी के ही चौहार घाटी में बादल फटने की घटना सामने आई थी। हालांकि उस घटना में किसी भी जानी नुकसान का कोई समाचार तो नहीं है, लेकिन जो किसान और बागवान है, उनके खेत और बागीचे बुरी तरह से भारी बाढ़ के कारण जो है प्रभावित हुए हैं। वहीं 1-2 गांव ऐसे हैं जिनके नीचे जमीन धंसने से उन गांवों के मकानों को भी खतरा पैदा हो गया है। वहीं अगर हम बात करें तो शनिवार की रात और रविवार की सुबह चंबा जिले में भी ऐसी ही एक घटना पेश आई है। सिहुता क्षेत्र की वो बात है, वहां पर भी लगभग 2 से 3 मकानों में बाढ़ का पानी घुसने से जो है लोगों को, लगभग 3 लोगों को जो है वहां से विस्थापित किया गया है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। देखना यही होगा भावना कि आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में मौसम किस तरह से बना रहता है। उम्मीद यही जताई जा सकती है कि ये जो मौसम है, ये अब थमने का नाम जो नहीं ले रहा हुआ था पिछले बीते 1 हफ्ते के दौरान, लगता है कि अब जो है राहत जरूर यहाँ पर प्रदेशवासियों को मिलने वाली है। बिल्कुल। और हिमाचल प्रदेश में इस समय जो पर्यटक आ रहे हैं कुलदीप, उनको क्या सलाह दी जा रही है? देखिए, मुख्यतः तो इस वक्त जो पर्यटन सीजन, जो गर्मियों के मौसम का हिमाचल प्रदेश के लिए रहता था, वो लगभग समाप्त हो चुका है और गिने चुने स्थानों पर ही पर्यटक रुख कर रहे हैं। जिस तरह से हम शिमला की अगर हम बात करें, राजधानी शिमला में इस दौरान में कोई भी ऐसी क्षति नहीं पहुंची है, कोई भी ऐसा जानी या फिर कोई भारी नुकसान अब तक बारिश की वजह से देखने को नहीं मिला है। तो जितने भी पर्यटक हैं बाहरी राज्यों से, वो ज्यादातर सिर्फ इन्हीं ही स्थानों का रुख कर रहे हैं, जिसमें शिमला या कसौली ही अब देखा जा रहा है। बाकी कुल्लू या मनाली का जो है पर्यटक इस दौर में रुख नहीं कर रहे हैं, काफी ज्यादा उनकी संख्या में कमी देखी गई है। वैसे भी विभाग द्वारा या फिर प्रशासन द्वारा या जिला प्रशासन द्वारा लोगों से और पर्यटकों से यही अपील की जा रही है कि इस समय ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर रुख ना करें, नदी नालों का रुख ना करें और अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर बनाए रखें और मौसम की स्थिति से अपने आप को पूरी तरह से अपडेट रखें। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप इन तमाम जानकारियों के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, जल्द हाजिर होते हैं, खबरें और भी हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक लेख में पिछले 11 वर्षों में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में हुए ऐतिहासिक सुधारों का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, बढ़ी हुई फंडिंग और जन केंद्रित दृष्टिकोण ने स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किस तरीके से अपने लेख के जरिए बताया है कि कैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 11 सालों में क्या उपलब्धियां हुई हैं। स्वास्थ्य सेवाएं गांव-गांव तक पहुंचाई गई हैं। इसके साथ 1.77 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले हैं। इसके साथ ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 427 करोड़ बार मरीज जो हैं आए हैं। इसके साथ ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 36 करोड़ टेली कंसल्टेशन जो है वो आयोजित की गई है। ई संजीवनी टेलीमानस से दूर दराज तक पहुंची हैं विशेषज्ञों की सलाह। साथ ही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सूचकों में भी काफी सुधार देखने को मिला है। मातृ मृत्यु दर में 86% की गिरावट दर्ज की गई है, यानी मैटरनल मोर्टालिटी रेट में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अगर चाइल्ड मोर्टालिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर देखी जाए तो 73% की गिरावट पिछले 11 सालों में ये रिकॉर्ड है जो दर्ज किया गया है। 28 करोड़ की हाई ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग, इसको भी कहीं ना कहीं एक नया ये पहल है जिसको आयोजित किया गया है। 27 करोड़ डायबिटीज और कैंसर की स्क्रीनिंग की गई है। लगातार मजबूत हो रहा है टीकाकरण कार्यक्रम। 6 नए टीके शामिल किए जा चुके हैं। तो पिछले 11 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई प्रयोग किए गए हैं, कई पहल किए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, जिसमें मिशन इंद्रधनुष, जिसमें 5.46 करोड़ बच्चों का टीकाकरण। इसके साथ ही मिशन इंद्रधनुष में 1.32 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। पोलियो, टेटनस, ट्रेकोमा, कालाजार जैसे रोगों का उन्मूलन भी इसमें शामिल है। मलेरिया और टीबी के मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सरकारी स्वास्थ्य खर्च जीडीपी का 1.84% हो गया है। लोगों की जेब से स्वास्थ्य खर्च 62.6% से घटकर 39.4% हुआ है। पीएम राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, 28 लाख से अधिक रोगी इसमें लाभान्वित हुए हैं। यानी कि पीएम राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम से कई लाख लोगों को लाभ मिला है। इसके साथ पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन से नई सुविधाएं लाई गई हैं। 5.23 लाख अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मी कार्यरत किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अपने लेख में स्वास्थ्य क्षेत्र के इन प्रयासों का जिक्र करते हुए बताया कि भारत सभी के लिए सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केरल सरकार पर पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा से संबंधों का आरोप लगाया है। शहजाद पूनावाला ने कहा है कि एक आरटीआई से पता चला है कि पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा वामपंथी सरकार के निमंत्रण पर केरल आई थी। वो राज्य पर्यटन विभाग की राजकीय अतिथि के तौर पर यहां रुकी थी। पूनावाला ने केरल के पर्यटन मंत्री, जो कि केरल सीएम विजन के दामाद भी हैं, उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। अब ये सामने आ चुका है ब्लैक एंड व्हाइट में आरटीआई के माध्यम से कि केरला सरकार ने पाकिस्तानी स्पाई यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर ज्योति मल्होत्रा को रेड कारपेट इनविटेशन दिया था। केरला में टूरिज्म डिपार्टमेंट, जो मुख्यमंत्री के दामाद ही चलाते हैं, उन्होंने सारे खर्च उठाए ज्योति मल्होत्रा के, अकोमोडेशन और बाकी चीज़ें उनको प्रोवाइड की गई। स्टेट गेस्ट बनाया। सोचिए, पाकिस्तानी स्पाई स्टेट गेस्ट बन जाता है, हमास को प्लेटफॉर्म मिल जाता है, आतंकियों को नमाज जनाजा मिल जाता है, नक्सलियों को समर्थन मिल जाता है और भारत माता का विरोध करते हैं। इनकी प्राथमिकता देखिए, पाकिस्तानी स्पाई के लिए रेड कारपेट और भारत माता के लिए नो एंट्री। ये इनकी मानसिकता है लेफ्ट की। क्या कार्रवाई करेंगे टूरिज्म मंत्री पर, या उनका संरक्षण किया जाएगा क्योंकि वो दामाद श्री है पिनराई विजयन के। भाजपा ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस सरकार द्वारा जनता से किए गए वादे ना पूरे करने और सरकार में बैठे लोगों पर सरकारी राशि की बंदरमाट करने का आरोप लगाया है। पूनावाला ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में आरडीपीआर कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं दिया गया, लॉरी मालिकों को 6 महीने से वेतन नहीं दिया गया। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक को सिर्फ झूठ और लूट दी है।
यही है कांग्रेस का कर्नाटका में खटाखट मॉडल। वहां पर रूरल डेवलपमेंट से जुड़े हुए, पंचायती राज से जुड़े हुए अधिकारियों को, कर्मचारियों को 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। और केवल उन्हीं को नहीं, जो लॉरी ओनर्स एसोसिएशन है उन्होंने भी बताया कि उनको भी फूड ग्रेन ट्रांसपोर्ट करने के पैसे 6 महीने से नहीं दिए है कर्नाटका की सरकार ने। कर्नाटका की सरकार की प्राथमिकता क्या है? लोगों पर, जनता पर बोझ बढ़ाना, हाई प्राइसेस चार्ज करना, पेट्रोल, डीजल, पानी, दूध, बिजली सबके, और फिर एमएलएज और अपने मंत्रियों की सैलरी हाइक कर देना, अपना आलीशान घर मकान बनाना, अपने चीजों पर पैसे खर्च कर देना, मूडा स्कैम करना, वाल्मीकि स्कैम करना, किस प्रकार से हाउसिंग स्कैम हुआ वो देखा हमने। तो ये लूट और झूठ की सरकार है, झूठ बोलकर सत्ता में आए। बात अब बाबा बर्फानी की। 3 जुलाई से शुरू हुई श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान अब तक 70,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। समुद्र तल से लगभग 4,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित श्री अमरनाथ धाम के दर्शन के लिए लोगों का आना जारी है। इसी क्रम में श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से आज तड़के 8,605 श्रद्धालुओं का छठा जत्था रवाना हुआ है। जम्मू आधार शिविर से घाटी के लिए अब तक 40,000 से अधिक तीर्थयात्री रवाना हो चुके हैं। यात्रा के लिए खुले पंजीकरण काउंटरों पर भी भारी भीड़ देखी जा सकती है। अधिकारियों ने भीड़ को कम करने के लिए काउंटरों की संख्या के साथ दैनिक कोटा भी बढ़ा दिया है। फिक्की की ओर से आयोजित 11वें मक्का सम्मेलन का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 90 के दशक में मक्का का उत्पादन 10 मिलियन टन था, जो अब 42 मिलियन टन से ज्यादा हो चुका है। मक्का के उत्पादन को बढ़ाने में रिसर्च की और ज्यादा जरूरत है। 90 के दशक में केवल 10 मिलियन टन उत्पादन था लगभग, अब ये बढ़ के लगभग 42.3 मिलियन टन तक पहुंच गया है और आगे ये 86 मिलियन टन पहुंच सकता है 2047 तक। अभी हमारी जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है 3.78 टन पर हेक्टर। यह अलग बात है कि कुछ किसान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इन किसान मित्रों को भी कहना चाहता हूं, इनका हम उपयोग करेंगे कि बाकी किसानों को भी एजुकेट करने में हमारी मदद करें, हमारा साथ दें। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने भी कसर नहीं छोड़ी है। बीच में मक्के के रेट काफी गिर गए थे, 1200, 1300, 1100, 1400 रुपया कुंटल बिक रहा था। या मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही 2400 रुपया कुंटल है। और इथेनॉल हमारा टारगेट है 25-26 तक 20% तक पेट्रोल में मिलाने का टारगेट है, वो पूरा किया जाए। इसके कारण भी किसान भाई जानते मक्के के दाम बढ़े हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ICAR ने मक्का की नई किस्में जारी की हैं, जिसमें हाइब्रिड भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में मक्का के उत्पादन को 80 मिलियन टन से ज्यादा किया जा सकता है। इसमें और काम करने की जरूरत है। कुछ राज्यों में, बंगाल में, बिहार में प्रोडक्टिविटी अब एवरेज से ज्यादा है। ओवरऑल अभी और बढ़ाने की जरूरत है। हमको ICAR को धन्यवाद भी देना चाहिए कि मक्का की कई नई किस्में 265, 265 अलग अलग वेराइटीज विकसित की है और उनमें से 77 हाइब्रिड किस्में भी है, जिसमें स्पेशलिटी कॉर्न भी शामिल है और लगभग 30 बायो-फोर्टिफाइड भी है। देश के कुछ इलाकों में मुहर्रम के दौरान हिंसक झड़पों की खबरें सामने आई हैं। राजस्थान के चूरू जिले में मुहर्रम के दौरान विवाद बढ़ने पर हिंसक झड़प में एक युवक की मौत हो गई। दोनों ही पक्ष एक ही समुदाय से थे। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और आरोपी की तलाश की जा रही है। राज्य के धौलपुर जिले के
मांगरोल कस्बे में मुहर्रम के ताजिया जुलूस और एकादशी के अखंड रामायण पाठ के दौरान माइक की आवाज को लेकर विवाद हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया और सोशल मीडिया पर अफवाहें न फैलाने की अपील भी की। बिहार के कटिहार और गोपालगंज में मुहर्रम के ताजिया जुलूस निकालने के दौरान विवाद बढ़ने से हिंसक झड़प हुई। पथराव होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर स्थिति को नियंत्रित किया। एहतियात के तौर पर आज 24 घंटे के लिए कटिहार में इंटरनेट सेवा बंद की गई है, जबकि गोपालगंज में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। गजा बंधकों और संघर्ष विराम समझौतों को लेकर इजरायल और हमास के बीच कतर में बातचीत जारी है। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आज वाशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात करेंगे। नेतन्याहू ने वाशिंगटन के लिए उड़ान भरने से पहले दोहा में फिर से शुरू हुई युद्ध विराम वार्ता में भाग लेने वाले इजरायली वार्ताकारों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वे उन शर्तों के तहत युद्ध विराम समझौता करें जिन्हें इजरायल ने स्वीकार किया है। हमास पहले ही कह चुका है कि वो इजरायल के साथ 60 दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव पर तुरंत बातचीत के लिए तैयार है। करीब पहुंचे थे, लेकिन आखिर समय में कई बातों पर सहमति टूट गई थी। आपको बता दें कि ट्रंप के सत्ता में लौटने के बाद से ये नेतन्याहू की व्हाइट हाउस की तीसरी यात्रा है। अमेरिका ने अपने व्यापारिक साझेदार देशों को साफ चेतावनी दी है कि अगर वे 9 जुलाई तक व्यापार समझौता नहीं करते हैं तो 1 अगस्त से उन पर भारी टैरिफ लगा दिए जाएंगे। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि 9 जुलाई की टैरिफ समय सीमा वास्तव में अगले कुछ दिनों में अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ व्यापारिक समझौते की दिशा में चीजों को आगे बढ़ाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ब्रिक्स देशों पर निशाना साधा है। उन्होंने एक तीखा बयान देते हुए कहा कि जो भी देश ब्रिक्स की एंटी अमेरिकन नीतियों के साथ खड़ा होगा उस पर अमेरिका 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। ट्रंप के इस बयान ने वैश्विक व्यापार और कूटनीति की दिशा में नई हलचल पैदा कर दी है। आइए खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। चीन के बीजिंग में आयोजित एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में रविवार को पैरालंपिक चैंपियन हरविंदर सिंह ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए भारत को पदक दिलाया। उन्होंने पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व ओपन स्पर्धा के फाइनल में थाईलैंड के हनरे ऊंचाई नेत्सिरी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता में हरविंदर सिंह का ये दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले रिकर्व ओपन मिश्रित टीम फाइनल में भारत के हरविंदर सिंह और भावना ने चीन के जिहान गाओ और जुन गान को हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया था। हरविंदर सिंह ने 2024 में फ्रांस के पेरिस में आयोजित पैरालंपिक खेलों में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व ओपन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। ओलंपियन अंतिम पंघाल का मानना है कि नई राष्ट्रीय खेल नीति देश के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को न केवल मजबूती देगी बल्कि जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधा में भी बढ़ोतरी होगी। अंतिम इन दिनों रैंकिंग सीरीज की तैयारी में जुटी हुई हैं। अंतिम के मुताबिक उनका लक्ष्य अगले साल एशियन गेम्स में पदक की तस्वीर को साकार करना है। अंतिम से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। नई खेल नीति सामने है और इस नई खेल नीति को लेकर के कुश्ती जगत में किस तरह का माहौल है, इसको जानते हैं महिला पहलवान अंतिम पंघाल से। अंतिम, किस तरह से देखती हैं नई स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है, जो कि अब सामने है? जैसे गवर्नमेंट ने नई स्पोर्ट्स पॉलिसी शुरू किया है जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। हमारे रेसलिंग कैंप लगे हैं यहाँ पे दिल्ली में, लड़कों के लखनऊ में लगे हैं। जैसे हमें कंपटीशन भी पहले से ज़्यादा खेलने को मिल रहा है। फेडरेशन बाहर भी बहुत ज़्यादा खेलने को भेज रही है। मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन खेलने को मिल रहे हैं, जिससे हमारा हौसला बहुत ज़्यादा अप हो रहा है। आप अपनी तैयारी को किस तरह से देखती हैं आगे आने वाले समय के लिए? क्या कुछ आपकी तैयारी है? अभी तो मैं एक बार तो रैंकिंग खेलने जाऊंगी और इस साल का तो मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप का ही है कि मुझे वर्ल्ड चैम्पियनशिप से मेडल लेके आना है और एशियन गेम्स अगले साल है। मतलब फोकस तो उसी के ऊपर रहेगा। अभी अंतिम, आपके लिए चोट जो है वो बड़ी समस्या रही है, उसको किस तरह से आप न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही हैं जो चोट की समस्या आगे ना आए? जैसे ओलंपिक के टाइम पे मुझे इंजरी थी, उसके बाद मैंने 1 महीने का रिहैब किया था अपना। उसके बाद ही फिर ये सोच के आई थी भाई अच्छे से अपनी तैयारी करके फिर मैट पे आऊँगी। तो उसके बाद मैं एशिया चैम्पियनशिप खेली, उसमें मेरा मेडल भी आया, फिर रैंकिंग सीरीज़ में भी आया। अभी मतलब सभी चीज़ें बहुत ध्यान से करती हूँ, इंजरी से बच के, मतलब स्ट्रेचिंग वगैरह सब कुछ, रिकवरी का भी। अच्छा, आप मानती हैं कि एक चोट की वजह से आपका जो करियर और ज़्यादा अभी कहीं और परवान होना चाहिए था और ऊंचाई पे होना चाहिए था, उसने एक बड़ा एक बैरियर आपके लिए लेके आया? हाँ, चोट की वजह से हुआ, लेकिन ये है कि कोई नहीं, अभी है मेरे पास टाइम, मैं और अच्छा करूँगी 2028 में, 26 में और भी आगे खेलने की कोशिश करूँगी मैं।
चलिए, आपने बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं अंतिम पंघाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो जो है वो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को एक नई जो है वो ऊर्जा देगी, साथ ही साथ उनको एक नया एक्सपोजर देगी। अपने लिए वो इस बात को मानती हैं कि ये साल जो है वो उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उनकी नज़र जो है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल जीतने की भी रहेगी। कैमरामैन आशीष के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।